Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। ओके, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 को कर लिया है, चैप्टर 2 को छोड़ा गया है क्योंकि वो बॉटनी का सेक्शन है। चैप्टर 3 हम लोगों ने करा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होते हैं और उससे हम लोग कैसे स्ट्रेटजी को करते हैं। तो हम लोग का 4th चैप्टर है ये, आप लोग की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 4th है हम लोग का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। अब इसमें अगर हम लोग सिलेबस कंटेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं जिससे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि क्वेश्चन हम बना सकते हैं, टॉपिक तो पढ़ेंगे लेकिन क्या क्या पॉइंट देखना है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग। दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, टॉपिक जो हम लोग का जो चैप्टर है वही हम लोग का टॉपिक है। इस मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी में सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। इसमें हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स देखना है, इसमें हम लोग को पॉइंट देखना है। फर्स्ट है हम लोग का कि प्लान एंड प्रोग्राम इन इंडिया, प्लान एंड प्रोग्राम इन इंडिया, प्लान एंड प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या क्या प्लान बना और क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा है स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग आते हैं तो हम लोग को देखना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लैक ऑफ नॉलेज के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, जैसे चाइना का पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर इंडिया का है, तो क्यों हुआ, मतलब उसका रीजन क्या था, फिर उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे आप देख ही रहे हैं कि नॉर्मली क्या है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण आएगा, टॉपिक में पढ़ेंगे, लैक ऑफ नॉलेज के कारण या अर्ली मैरिज के कारण, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की कमी के कारण क्या होता है, बहुत सारे कपल्स के 9, 10, 12, 13 चिल्ड्रंस भी हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब एक कपल को 2-3 चिल्ड्रंस होने चाहिए थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 12-13 हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो जायज़ है। फोर्थ हम लोग का है पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो फोर्थ है हम लोग का पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब कि हम उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर हम लोग का जो कंटेंट है वो है मेडिकल टर्मिनेशन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि ये एक बायोलॉजिकल टर्म है MTP। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, एबॉर्शंस के फॉर्म में भी हम लोग इसको देखते हैं, इसको लीगलाइज किया गया था, अनलीगलाइज किया गया था अनवांटेड प्रेगनेंसी को लेकर। फिर है STDs के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, कि मतलब पूरा डिटेल नहीं देखना है लेकिन डिजीज सबके नाम को देखना है, और डिजीज के जो डिटेल्स होंगे वो हम लोग ह्यूमन डिजीज जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, चैप्टर आई थिंक चैप्टर 8 होगा हम लोग का। ठीक है, और लास्ट है 7 नंबर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इसी में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में। ठीक है, और एक पॉइंट है इन इक्वलिटी ऑफ सेक्स, इन इक्वलिटी ऑफ सेक्स। तो ये 8 पॉइंट के बारे में, टोटल 8 पॉइंट है जिसका हम लोग को स्टडी करना है अपने चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है जो हम लोग को पढ़ना है, वो है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, तो आप लोगों को हमारे ऑडियो पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बारीकी से इसको सुनना है, और जो भी कंटेंट होगा उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, उससे आपका कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फिर लिखते हैं तो लिखना फिर रैदर उसको एक्सप्लेन करना टाइम किलिंग ज़्यादा है,
तो ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे नॉर्मल थ्योरेटिकली बेसिस पे कि क्या क्या है और कैसे है। तो जो हम कंपोनेंट या जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ आपको मिलने वाले हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो WHO के थ्रू, किसके थ्रू? WHO, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके थ्रू बताया गया हेल्थ का डेफिनेशन। क्या बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड एक न्यू टर्म हम जोड़ रहे हैं इकोनॉमिकल, ठीक है, क्या क्या बोले? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल वेलबिंग होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेल्दी पीपल, ठीक है। तो कैसे बोले? फिजिकल, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल हम ही आपको पढ़ा रहे हैं और हमारा एक हाथ नहीं है, ठीक है, तो फिजिकली हम क्या है? हैंडीकैप्ड है, तो हम हेल्दी नहीं हुए। दूसरा, अगर हम सोशल नहीं है, जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, क्लास में एंट्री हुई, बच्चे खड़े होकर बोले गुड मॉर्निंग सर, हम आगे वाले बेंच के 4-5 लड़का को एक एक चाटा दे दिए, यानी कि हम क्या है? हम मेंटली या तो रिटार्ड है, नहीं तो हम सोशल नहीं है, हमको बहुत सारे लोग देखकर चिड़चिड़ापन होता है, तो भी हम हेल्दी नहीं है। इमोशनल्स, इमोशंस कहाँ से लाया गया टर्म? एक्चुअली में जब आप पुराने बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ आपको सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबिंग की बात कही जाएगी, ठीक है, लेकिन अब के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक टर्म जोड़ा गया इमोशनल और इकोनॉमिकल। जैसे अगर मान लेते हैं कोई आदमी किसी के मौत में रो रहा है और हम वहाँ खड़े होकर हंसने लगे, तो ये क्या है? हम इमोशनली, हमको पता नहीं है कि यहाँ रोना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, तो ये भी हमारे हेल्थ को बताता है। और इकोनॉमिकल कहने का मतलब अभी के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा है ये कि अगर हम इकोनॉमिकली बैलेंस्ड नहीं है, तो सिंपल सा बात है, अगर हमको अभी खाने के लिए चाहिए 100 रुपया और हमारे पास है 10 रुपया, तो हम क्या हो जाएंगे? मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब वो 90 रुपया खाने के लिए पूरा करने का दो ही तरीका है, या तो हम मेहनत करें, मेहनत से नहीं पूरा है तो हम चोरी करेंगे, किसी को मार के छीनेंगे, तो ये सोशल भी नहीं है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपके हेल्थ को डिफाइन करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल। तो ये पॉइंट WHO के थ्रू बताया गया कि हेल्थ क्या है। तो यही है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब अगर हम रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर इस चीज़ को लेकर चलते हैं तो रिप्रोडक्शन में भी ये टर्म काम आएगा कि अगर हम रिप्रोडक्टिवली अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनली क्या होना होगा? वेलबिंग होना होगा। उसी के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने बोला कि टोटली अगर एक्सपेक्टेशन देखते हैं रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग तो ऑल नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन, सारा नॉलेज होना चाहिए रिप्रोडक्शन के अबाउट, तब जाके हम नॉर्मली फिर बोल सकते हैं कि हम रिप्रोडक्टिवली क्या है? हेल्दी है। तो ये टर्म था हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म वेलबिंग ऑफ इमोशनल, इकोनॉमिकल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल इज नोन एज हेल्थ। ओके, एंड द टर्म कोरिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? सेकेंड टर्म हम लोग को देखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है और उसका स्ट्रेटजी क्या है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है वो हमारे पास है, इसी टर्म को हम लोग जोड़ कर रखेंगे इसके साथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज की डिफिशियंसी होती है तो हम रिप्रोडक्टिवली क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर इन अ प्रॉब्लम। रीजन क्या है कि अब जैसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ेंगे तो दो चीज मार्केट में सबसे, यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है या अर्थ है वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। पहला होगा माल न्यूट्रिशन, जितना अमाउंट में बच्चे को फूड चाहिए उतना अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरे भाषा में बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन बायोलॉजिकली टर्म है। अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं भूखमरी, ठीक है, यानी कि रिसेशन आना, फूड रिसेशन होना। अगर हमारे पास 1 कुंटल कोई भी सेरेल्स है जो चाहिए हमारे एक पॉपुलेशन के लिए, तो वो पॉपुलेशन का साइज है एज फॉर एग्जांपल 100 के लिए 1 कुंटल, और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया है 2000, तो ये कुंटल जो है आपका वो उतना ही है और पॉपुलेशन क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे कि एम एट प्रोवाइडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल
मेथड टू बोथ मेल एंड फीमेल। ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पॉइंट है। दूसरा है कि इट गिव पीपल द एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज STDs, एंड द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प पीपल टू मैनेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे प्रॉब्लम है, अगर जानकारी नहीं देते हैं तो ये सब के सब क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहला है प्लान एंड प्रोग्राम। हम लोग का क्या है, प्लान एंड प्रोग्राम इन इंडिया। क्या क्या प्लान किया गया और क्या क्या प्रोग्राम था। तो द फर्स्ट प्लान इज द फैमिली प्लानिंग। फर्स्ट प्लान आपका क्या था, फैमिली प्लानिंग हम लोग का फर्स्ट प्लान था। तो फैमिली प्लानिंग क्या हुआ, ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया और इसमें एक स्लोगन दिया गया। स्लोगन क्या दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, हम दो हमारे दो। क्या था, हम दो हमारे दो, मतलब कि दो हो गए कपल और फिर उनके दो चाइल्ड, मतलब दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं होने चाहिए। आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। चाइना में जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था उस टाइम में क्या किया गया था कि चाइना ने ऑफर रखा था चाइनीज पीपल के लिए, यानी कि वहाँ के जो पॉपुलेशन थे, क्या ऑफर था कि अगर आपके पास नथिंग चाइल्ड, अगर आपके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो आपको जो है वो लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। यानी कि गवर्नमेंट आपको जो है वो अच्छा खासा लाइफ देगी, मतलब आपको सब्सिडी देगी चाइल्ड नहीं होने पे, ठीक है। दूसरा क्या उन्होंने प्रोग्राम बताया कि जिनके पास 1 चाइल्ड होंगे उनको कुछ और भी चीज़ मिलेगा, जैसे घर में रहने के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन, इस तरह का गिफ्ट हैम्पर रखा गया। जिनके पास 2 चाइल्ड होंगे उनके लिए भी ऑफर था कि उनको उनसे छोटा गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन 2 से ज़्यादा वाले के लिए था कि इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा या उनको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि उसका पॉपुलेशन एक समय था कि इंडिया के 35% से ज़्यादा था। यानी कि जब इंडिया 1 करोड़ के आसपास था उस समय पॉपुलेशन उसका 1 करोड़ 35 लाख के आसपास था, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने ऑफर रखा, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं इससे प्रॉब्लम है, रिसेशंस बढ़ सकता है, तो वहाँ पे बर्थ कंट्रोल को रोका गया। और सेम काइंड इंडिया में भी होने वाला है, क्योंकि इंडिया में भी अभी चल चुका है प्रोग्राम। अगर आप इनिशियली अपने गवर्नमेंट का 10 साल पहले का प्लान अगर उठा के पढ़ते हो चाइल्ड बर्थ को लेके, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि फर्स्ट चाइल्ड पे आपको 7,000 दिया जाएगा और सेकेंड चाइल्ड पे आपको 3,000 दिया जाएगा, लेकिन थर्ड चाइल्ड पे नथिंग। हो सके कि कहीं अगर थर्ड चाइल्ड का आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो 7,000 3,000 आकर आपसे ले भी जाए, ठीक है। तो इंडिया का यही प्लान है कि हम दो हमारे दो और गिव क्या बोलते हैं उसको, गिव अ गिफ्ट या गिव अ सब्सिडी फॉर 2 चाइल्ड, मतलब 2 चाइल्ड तक के लिए सब्सिडी दिया जाए। तो ये अब हम लोग के लिए नहीं है। क्या है कि जब मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं और हाई क्लास फैमिली में आते हैं तो जो भी बर्थ होता है वो सारे बर्थ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराए जाते हैं। लेकिन जब जो लोअर क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उनके बच्चे का बर्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करके उनको भेजा जाता है। तो उन सब लोगों को मिलता है ये सब्सिडी 7,000 और 3,000। तो फर्स्ट था प्लान एंड प्रोग्राम। तो पहला प्लान क्या था, फैमिली प्लानिंग, और उसी का प्रोग्राम का नाम रखा गया था स्लोगन का, हम दो हमारे दो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट किया गया जिसका नाम रखा गया RCSH। क्या है सेकेंड प्लान, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, RCSH, ठीक है। अब देखो RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये प्लान बनाया गया किस काम के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम को बचाने के लिए, कि अगर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए। मतलब इसमें क्या था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। जैसे सिंपल से आप देखते हैं, आप अभी देख रहे होंगे जैसे जो भी इस चैप्टर का स्टडी है वो एक्चुअली में आर्टिकल स्टडी इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि जो अभी आपके रीजन में हो रहा है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो पहले के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चन जो है अभी के पेपर के कॉन्सेप्ट आर्टिकल से भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या है अभी का ऑब्जेक्ट RCH को, कि बच्चे का जन्म होता था, बच्चे को वो सुविधा नहीं मिल पाती थी नज़दीक में हॉस्पिटलिटी होने के कारण, ठीक है। अब बच्चे का टीकाकरण करना है। अब क्या पता चला कि बच्चे को टीका दिलवाने के लिए गांव से शहर की तरफ जाना है। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली थे कि जितना का टीका होता था उससे दुगना उनको भाड़ा लगता था जाने में, तो वो नहीं करवाते थे, बोलते चलो छोड़ दो, जहाँ भाड़ा लगाएंगे उतना में तो इस बच्चे का हम पालन पोषण कर लेंगे। अब यहाँ इस बच्चे को क्या हो गया, प्रॉब्लम हुआ। क्यों, क्योंकि उसको जो जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगने थे वो नहीं लग पाया। इसीलिए क्या किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स, इसके 2 ऑब्जेक्ट्स थे।
पहला था कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स को दूर करना, यानी कि अगर बच्चे में भी कोई तरह का प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना, और दूसरा इसका मोटो था कि फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आप देखोगे कि हर 10 किलोमीटर, मतलब ऐसे नॉर्मली बोला गया कि 5 to 10 किलोमीटर्स के अंदर ईच एंड एवरी प्लेस इंडिया के चाइल्ड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, मतलब कि चाइल्ड के केयरिंग के लिए सेंटर खोलना। तो ये भी क्या है, इंडिया का प्लान ही है और प्रोग्राम ही है। क्लियर? तो 2 प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया की तरफ से जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव प्लान को लेकर मानते हैं। फर्स्ट इज योर द फैमिली प्लानिंग एंड सेकंड इज योर द RCSH। अब ये एब्रिवेशन फॉर्म में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नीट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग का दिमाग होता है कि नीट है तो कुछ टफेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिलो द एवरेज होते हैं, क्योंकि जो सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब सबसे अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बना अगर कुछ बच्चों से तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो वो 15% क्वेश्चन जो होता है वो छोटे लेवल का होता है, उसी में ये 1% है। RCSH पूछेगा, एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ RCSH, तो क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर? अब है सेकेंड पॉइंट हमारा इम्प्लीमेंट है, लेकिन प्लान के साथ साथ स्ट्रेटजी भी देखते हैं कि कैसे इसका सक्सेसफुल हुआ। तो सेकेंड पॉइंट इज द स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया गया, ठीक है। तो हम नंबर वाइज स्ट्रेटजी आपको बोलते चलते हैं, आप लोग उसको सुनेंगे, हम समझाते भी चलेंगे। अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे NGO जिसको बोलते हैं, आर इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट reproductive related aspects through the audio visual ad like radio, TV and print media like newspaper and magazine। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने दिया आपको उसका मतलब क्या है कि ऑडियो वीडियो बोला गया, विजुअल एड मतलब टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, प्रिंटिंग मीडिया पे, इन सब पे प्रचार करना, ठीक है, बताना लोगों को प्लान के बारे में। अब देखते हैं ना आप टीवी पे बड़े बड़ा फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे एक ऐड होता है, टीकाकरण के बारे में लिखा रहता है, पोलियो ड्रॉप नहीं ऐसा करके आता है। तो ये सब चीज़ जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो कैसे पहुंचाया गया, तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है, मतलब वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जो बनाया वो कैसे पता चला। अब हम प्रोग्राम बना दिया, अब आज का मेरा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का मेरा प्रोग्राम है, बस प्रोग्राम है, बोले तो नहीं आपको, बोलने के लिए अब प्रोग्राम जब तक आपको बताएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कैसे बोलेगा, अब गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट अपने कैबिनेट मिशन में बैठ के प्रोग्राम बना ली, अब बना ली तो आप तक पहुंचाने के लिए क्या है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये मीडिया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहला स्टेटमेंट था हमारा कि वो प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू आप तक अपने प्रोग्राम को भेजिए। पहला प्लान उसका सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन यही था कि उसको आना था मार्केट में, इसके लिए उसने क्या किया, कुछ इक्विपमेंट्स का यूज किया, ठीक है। सेकंड हम लोग का है फॉर प्रॉपर डिसिमिनेशन। प्रॉपर डिसिमिनेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड आर इन्वॉल्व। मतलब कहने का हुआ, अब अभी देखो सबसे सिंपल सा एक इस बात को, सेकंड पॉइंट को समझने का तरीका है कि डिसिमिनेशन कहने का मतलब हुआ कि अभी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर हर जगह, जैसे अभी तुरंत कोरोना आया है ना, हम लोग के स्टडी में नहीं है कोरोना, लेकिन आई थिंक आई फेथ कि हम लोग का 2 से 3 सेशन निकलने के बाद हो या कमिंग सेशन से ही कोरोना यानी कि किसी भी महामारी से कैसे लड़ना है ये जरूर हमारे सिलेबस में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज़ था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम को बचाने के लिए बोला गया पेरेंट्स को, टीचर को, क्लोज रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको कि आप अपने से छोटे जो नहीं जानकार लोग हैं उनको ये सारी बातें बताइए कि कैसे उससे बचना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि आपको हमको पढ़ाना है रिप्रोडक्शन ह्यूमन मतलब मेल और फीमेल का। अब हम क्या है, हम आपके टीचर हैं, अब ना मेरे दिमाग में एजिटेशन है कि हम आपको कैसे बताएंगे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा सके, लेकिन मैंने पढ़ाया पिछला चैप्टर। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ आपको दूर करना है, मतलब बैक द हेजिटेशन को पीछे छोड़ना है, तभी जाकर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। जितने सारे भी स्कूल है, अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये चैप्टर ही है, आपको ये चैप्टर दिया गया सेक्स एजुकेशन के बारे में। जस्ट आगे हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसमें हम लोग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या है, सेक्सुअल एजुकेशन है जो कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स इन सब में प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया कि ये चैप्टर बुक में डाल दोगे तो पढ़ाना पढ़ेगा, पढ़ाएंगे तो बच्चे के पास क्या होगा, नॉलेज मिलेंगे।
4th पॉइंट है प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेरियस सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब जितने भी सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है इनका काम था। जैसे व्हेन यू कमिंग इन प्यूबर्टी एज, जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो, ठीक है, तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, बॉयज अगर होते हैं तो प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होता है, गर्ल्स अगर होती हैं उनमें भी प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन है, बॉयज है तो दाढ़ी मूछ आना, जिसको मॉस्टेक एंड ब्रिड आना बोलते हैं। तो हम ना क्या होता है, अचानक से मूछ आया, दाढ़ी आया, तो हम लोग के मन में कुछ अलग फीलिंग आता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, जानकारी पहले से प्रोवाइड करना। क्लास 8 से ही आप लोग को ये सब जानकारी देना शुरू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ आ जाए कि इस उम्र में आने के बाद बॉडी में फिजिकल चेंज होता है। एज फॉर एग्जाम्पल फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, ठीक है, ये सारा क्या है, ये सब का सब हम पढ़ाएं आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल, उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपको सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, जिसमें पहला आता है हमारा क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर है वेरियस फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंस, एडोलसेंस में जो वेरियस फिजिकल चेंजेज आते हैं, ठीक है। अब ये फिजिकल चेंजेस बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि फिर से पढ़ाना पड़ेगा वो टॉपिक। तो आपको अगर फिर से जानना है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहाँ वो सारा एक्सपेक्ट्स आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब कि जो भी पार्टनर कपल अगर वो सेक्स यानी कि क्वाइटस कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो हाइजीन होने चाहिए, इसका सेफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और स्प्रेडिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ एसटीडीएस, जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना भी हमारे इस स्कूल एजुकेशन का एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया, मतलब कि बोला गया कि आपको बताना है, ठीक है। 4th पॉइंट क्लियर है। 5th पॉइंट है हमारे पास ट्रेनिंग एंड एडुकेटिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप, मतलब कहने का हुआ कि जो भी मैरिजेबल एज है उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसको टीच करना और बताना। जैसे पहले क्या करते थे, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग के जो एक जनरेशन पीछे हुए मम्मी पापा, वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक क्या हुआ कि अबाउट द एज ऑफ 21 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर फीमेल, इसको फॉलो किया गया। मतलब 18 वर्ष की अगर महिला है और मतलब गर्ल्स हैं और 21 ईयर्स का अगर कोई लड़का है तो इसकी शादी कराई जा सकती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। उससे पहले अगर वो शादी करते हैं तो इसको इलीगल माना गया, ठीक है। लेकिन जब आपने 1-2 जनरेशन पीछे जाकर देखोगे तो शादी जो है 9, 10, 11 वर्ष की उम्र में ही लड़की की कर दी जाती थी, लड़कों की कर दी। अब क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम देखो क्या है, क्यों ये किया गया। अब लैक ऑफ नॉलेज ऑल अबाउट, जितने कुछ भी आपने अभी तक पीछे पढ़ा उन सब के नॉलेज के लैक के कारण बोथ हैव नो आइडिया अबाउट हाउ मेनी चाइल्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ये कितना चाइल्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। या कभी कभी क्या होते थे, आपको पढ़ना भी है, आगे जाकर पढ़ोगे, ये प्रॉब्लम है, पढ़ रहे डिस्कशन होगा। तो इसमें जैसे आप फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी के कितने दिन के बाद अगेन प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल, ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं था। अब इसी कारण से अब ऐसे भी सिंपल सा थिंग है, यू कैन थिंक कि अगर आपकी शादी 20 से 25 के बीच में होती है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी फीमेल मैन, आज ये जो आपने वीडियो लेक्चर जो भी आप देखोगे उसमें आपको मिलेगा मेनोपॉज और मेनार्क के बारे में मैंने बताया है कि फीमेल का 45 to 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि महिला जो या फीमेल जो है वो 45 से 50 के बीच में वो प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड फेनोमेनन को स्टॉप कर देती है। क्यों? क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो ओवम सिक्रेट नहीं हो सकता है। तो अब अगर 25 की उम्र में शादी हुआ तो अगले 25 साल यानी कि 25, 25 ईयर्स तक ही वो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर उसकी शादी 10 साल में हो जाती है तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 साल तक वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो सिंपल सा बात है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही। तो इसीलिए बोला गया कि मैरिजेबल एज के बारे में लोगों को क्या किया जाए, बताया जाए। 6 था अवेयरनेस अबाउट पीपुल टू इशू सो डैट दे कैन टेक स्टेप टू प्रिवेंट हेल्प बिल्ड अप द सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि वो सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने ऊपर ले सके, इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो उस चीज़ पे कमांड करना होगा। दूसरा ड्रग, एल्कोहल, टोबैको एब्यूज भी आ सकता है, जैसे ड्रगिस्ट हो गए, टोबैको का यूज कर रहे हैं, एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जितने सारे भी आप ड्रग्स या कोई भी एल्कोहलिज्म
या एज फॉर एग्जांपल टोबैकोइज्म, इन सब का यूज करते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे उसका असर होता है। तो इन सब चीज़ को स्टॉप किया जाए, ठीक है। जैसे अगर आप ड्रग्स लेते हो तो ड्रग्स लेने से क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो अब स्पर्मेटोजोआ के प्रॉब्लम के कारण मेल क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। तो इन सब इश्यूज को बचाने के लिए बोला गया कि आप तक सारे इशू और हेल्दी सोसाइटी का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए। इतने सारे इसके प्लान थे और उसका इम्प्लीमेंटेशन था। क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब है नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अच्छा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पहले अगर ये इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया इसका सपोर्ट अगर देखा जाए तो क्या क्या इसका सपोर्ट हो सकता है, कौन कौन से एनजीओ या जो कंपनीज है इसका सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सपोर्ट के लिए क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाना होगा। मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं उसका इंफ्रा, जैसे आरसीएच बना तो ऐसा नहीं कि हम एक लिए एक रूम और खोल दिए, इसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से मशीन चाहिए ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको जानकारी लेकर आपको उसको पुट करना पड़ेगा, देन आप आरसीएच को खोल सकते हो, ठीक है। फिर आप कोई भी केंद्र खोलते हो, वैक्सीनेशन केंद्र, तो सारा चीज आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। सेकेंड पॉइंट ध्यान में रख रहा है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए किसी भी चीज का। थर्ड पॉइंट रखना है मटेरियल सपोर्ट फॉर ऑल काइंड, मतलब जितने सारे भी मटेरियल चाहिए इन सब को करने के लिए उसका सपोर्ट एनजीओ के थ्रू होना चाहिए और नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ के थ्रू होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। अब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिंपल सा बात है, इतना देर का जो प्रोग्राम आप पढ़े ये सारा का सारा किसको प्रमोट कर रहा है, सारा का सारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को प्रमोट कर रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला कि अगर किसी भी फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से मतलब बैड लिविंग कंडीशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी हेल्थ की, क्योंकि अमाउंट, अभी एग्जांपल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एग्जांपल आज भी आपको मिल रहा है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके पास बेड्स नहीं है, ये क्या है, ये डिटोरिएशन ऑफ फैसिलिटी है, मतलब कि फैसिलिटी कम कर दिया गया या फैसिलिटी की कमी है, तो इसको इंक्रीज करना होगा, ठीक है, तब जाके हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी कमांड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, बेटर लिविंग कंडीशन को बना के हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग दो ईयर है, एक 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था हमारा 2 बिलियन के आसपास था, और फिर आगे बढ़े तो 2000 में पॉपुलेशन कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया, ठीक है। 1900 में 2 बिलियन और 2000 में कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ के। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज ग्रोथ रेट ड्यू टू, क्यों इंक्रीज किया ये ग्रोथ रेट, तो ये ग्रोथ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट में कमी हो गई थी। दूसरा डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको MMR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो जिसको बोलते हैं रेट ऑफ डेथ ऑफ मदर, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गया। तीसरा है डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, क्योंकि जब हम लोग सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किए तो ये सब चीज़ में क्या हुआ, ठीक हुआ। जैसे पहले महिलाएं ज़्यादा मरती थी बच्चे को जन्म देने के समय, जन्म के बाद बच्चे मर जाते थे, तो MMR में डिक्लाइन हुआ, IMR में डिक्लाइन हुआ, जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिंग एज, और इसी टाइम में जो 2 से 6 बिलियन हुआ तो हमारे पास पढ़े थे ना फेज ऑफ एज, फेज ऑफ एज में वेजिटेटिव या जुवेलाइन फेज के बारे में पढ़े थे, और एजिंग फेज पढ़े थे, और रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव फेज वाले नंबर जो हो गए वो बढ़ गए। तो सिंपल सा बात है कि जब नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्यों ऐसा हुआ कि 1900 में पॉपुलेशन 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन हो गया। इसके पीछे का 4 रीजन है, डेथ रेट में डिक्लाइन, MMR में डिक्लाइन, IMR में डिक्लाइन, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोड्यूसेबल एज। तो एक स्टेटमेंट है, सुनेंगे, बाय 2001 सेंसस इन इंडिया द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.7%. बाय दिस रेट द पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर, और इसी रेट के कारण अगर ऐसा देखा गया तो 33 साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन ब्राउट डाउन बट ओनली मार्जिनली, मतलब इस प्रोग्राम से
उसको ये किया गया, लेकिन मार्जिनली, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। तो इसको सीरियस कंसर्न में लिया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, और बोला गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन द रेट ऑफ 2% पर ईयर। 2% पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉज क्या है? तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट इम्पैक्ट इज ऑलरेडी शोइंग इन मेनी एरियाज। क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकता है और अलग अलग एरिया में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इट कॉजिंग सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड फूड, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ फूड के कारण। लीडिंग टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाउसिंग इज रिजल्टिंग इन पुअर हेल्थ ऑफ बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, क्योंकि हाउसिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होगा। इंक्रीज अर्बनाइजेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग इकोलॉजिकल इनहांस ऑन द अर्थ। सोच लीजिए कि आप सारा प्रॉब्लम फाइनली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से इकोलॉजिकल इनहांस भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो दिख ही रहा है, जब इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम सारा हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एक टर्म पढ़ना है हम लोग को, डेमोग्राफी। क्या पढ़ना है? डेमोग्राफी, ठीक है। अब डेमोग्राफी क्या है? तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है। तो डेमोग्राफी का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी इज द scientific study of human population. The demography have estimated that human population may stabilize temporarily 8 to 15 billion due to changing attitude of women and advanced method of birth control. तो बोला कि जब साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो डेमोग्राफी है, और डेमोग्राफी जो है वो एस्टिमेट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को कि वो चेंज हो सकता है, वो मतलब जो उसका रेशियो लिया गया 15 से 18 बिलियन, वो एटीट्यूड जो है वोमेन का और एडवांस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इज 2006, ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2006 वाज अप्रोक्सीमेटली 6.3 बिलियन, गिव द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप टू ईयर 2012। अब आप देख सकते हैं रेशियो आपके सामने रखा कि 2000 में 6 था, 2006 में कितना हो गया? 6.3 बिलियन। तो ये बढ़ ही रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग चाइना का स्टेटमेंट जो हम लोग देखेंगे वो है, करेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2012, आगे भी हम लोग का बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा कम रेशियो में, इज 1.22 बिलियन, विच मेक इट सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इट इज ग्रोन एट द रेट ऑफ 1.9 पर ईयर, मतलब 1.9 पर ईयर के हिसाब से, हम लोग का 1.7 पर ईयर के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन से इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को बचाने के लिए हमारे पास होना चाहिए सिस्टम पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से प्लान की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग तो एक मेजर करेंगे ओवर पॉपुलेशन को, ठीक है। तो मेजर करने के बाद देखे थे, बीच में आई थी गवर्नमेंट जो है वो जनगणना कराती थी। सिंपल मीनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन आवर कंट्री, इसको चेक करने के लिए एक रूल लाया गया था, घर घर घूम के उसके सारे डाटा को कलेक्ट करना, इसको जनगणना बोलते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला कंट्रोल है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। क्या कंट्रोल है? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का सिंबल है उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ऐसे तो ट्रायंगल ही होता है, मैथ का टीचर हम नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रायंगल अगर बनाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग का सिंबल बोलते हैं। ऐसे ट्रायंगल को अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे, नॉर्मली ऐसे बनाते हैं तो ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट लग रहा है, इन्वर्टेड टाइप लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग का सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल भी बोल सकते हैं या स्लोगन ऑफ फैमिली प्लानिंग इसको बोल सकते हैं। मतलब कहने का हुआ, क्यों क्लोज किया गया? बोला कि इस क्लोज सिंबल का मतलब है कि आपको अपने फैमिली पॉपुलेशन को जितना जल्दी उतना जल्दी क्लोज कर देना है, ठीक है। ड्यू टू डेट ये सिंबल इसका लाया गया, और स्लोगन भी इसी पे मर्ज किया, हम दो हमारे दो। तो ये दो थे और उनसे मिलके एक और एक दो बने, ठीक है। तो इस स्लोगन के अकॉर्डिंग इसका सिंबल रखा गया, ठीक है। फिर हम लोग इस स्लोगन के अकॉर्डिंग फैमिली प्लानिंग के चीज को बता चुके हैं। इसी प्लान को लाइए कंट्रोल पे, आपको मैटर समझ में आ जाएगा क्या होगा। जितना ये प्लान था वो सब प्लान किसके अकॉर्डिंग था? पॉपुलेशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग था।
लेकिन दूसरा जो प्लान था फैमिली प्लानिंग के बाद वो था हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वो क्या प्लान था? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ आते हैं हम लोग। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है इसको समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल भी बोल सकते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि दो चीज़ से सिक्योर करेगा। एक तो नंबर ऑफ चाइल्ड को बढ़ने, मतलब अनवांटेड चाइल्ड से आपको बचाने का काम है इसका, और दूसरा एसटीडीएस डिजीज मतलब एसटीडीएस से बचाने का इसका काम है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के बाद का मेथड है हम लोग का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम लोग 6 तरीके के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वो 6 मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में।